Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ के सीरीज में। जैसा कि प्रीवियस एपिसोड में भी किया था, इस पर्टिकुलर एपिसोड में भी हम जुलाई महीने में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बज़ में थे उनको हम पढ़ने वाले हैं। एज यूजुअल दो प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा पूछे जाते हैं। एक होता है जो यूएन से रिलेटेड रहता है एंड दूसरा जहां पे इंडिया पार्टिसिपेट करता है, चाहे एज अ मेंबर चाहे एज अ गेस्ट। कोई भी अगर इंडिया के साथ लिंक हो तो वो ट्रेंड में रहा है कि उसमें क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो ये हमारा दो सेक्शन रहता है व्हेनेवर वी कवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मैं हमेशा कहती हूँ ये सीरीज जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है, पर मेंस में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन GS2 में आ रहा है एंड वो यूजुअली अगेन इन्हीं दो सबसेट से आता है, चाहे वो इंडिया स्पेसिफिक हो या यूएन रिलेटेड हो। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू आर अवेयर क्या और क्यों न्यूज़ में चल रहा है व्हेन इट कम्स टू नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ एक और मैं आई वांट टू जस्ट लेट यू नो कि मैं दूसरा एक सीरीज करती हूँ प्लेसेस इन न्यूज़, और मुझे जितना पता है कि आप दोनों ही फॉलो कर रहे हो, तो कई बार ऐसा होता है कि प्लेसेस इन न्यूज़ में भी मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है एंड उसका रिपीट मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले एपिसोड में भी किया है। द ओनली रीज़न इज़ कि जब मैं अपने नोट्स बनाती हूँ दोनों, या जब मैं अपने IR के नोट्स अपडेट करती हूँ, तो मैं एक्चुअली करंट अफेयर्स बोल के एस्ट्रिक्स लगा के अपडेट करती हूँ, और जब मैं ये एपिसोड्स करती हूँ मैं उसको बेसिकली आई डिवाइडेड, तो कई बार ये ओवरलैप होता है। ओवरलैप वाली चीज़ें आपके लिए बेहतर है कि आपको रिविजन करने का मौका मिल रहा है। So keep adding them to your notes, and as usual I'll share the PPT with you guys in my Telegram. Again, if any doubts, queries, कुछ भी आपसे बात करना है, मुझसे बात करना है, Telegram is the way ahead. चलिए आते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन पे, वो है यूनेस्को को लेके। तो यूनेस्को ने न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, राइट, लेट्स गेट दिस, न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स अनाउंस किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मोरक्को में। कोशिश ये है कि सॉइल क्वालिटी मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए और डिग्रेडेशन या इंप्रूवमेंट ट्रेंड्स को स्टडी किया जाए। उसके साथ साथ एक पायलट प्रोग्राम भी है फॉर सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट, जो कि लॉन्च किया गया है 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स पे। इंडिया की बात करें तो 32% ऑफ द लैंड इज डिग्रेडेड एंड 25% फेसेस डेजर्टिफिकेशन। यूनेस्को पर्टिकुलरली अगर हम बात करें 1945 में लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन का सक्सेसर है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई यूनेस्को किसका सक्सेसर है। हमें पता तो है यूएन लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर है, बट यूनेस्को पर्टिकुलरली आपका लीग ऑफ नेशंस का जो इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन था उसका सक्सेसर माना जाता है। यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन का, जो कि वर्ल्ड पीस प्रमोट करता है थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंसेज एंड कल्चर, राइट। ये कहां पे हेडक्वार्टर्ड है? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर इन पेरिस। सो अगेन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, एक न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स आया है। सेकंड इज यूनेस्को किसका सक्सेसर है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना पहला क्लिनिकल ट्रीटमेंट गाइडलाइन इशू किया है, जो फोकस करता है ऑन बेसिकली टू एनी टोबैको यूजर्स हु वांट टू क्विट ऑल फॉर्म्स ऑफ टोबैको। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये बेसिकली हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को यूज करने के लिए दिया गया है, जहां पे टोबैको यूजर्स को मैनेज करना जरूरी है, राइट। तो WHO आजकल आपको पता ही है काफी न्यूज में है, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि US ने विड्रॉ कर दिया है और कहा है कि हम निकल जाएंगे WHO से, क्योंकि फंडिंग सही नहीं है। US ज्यादा फंड करता है और जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है जैसे कि चाइना, वो उतना फंडिंग देता नहीं है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि भाई जिस तरीके से WHO ने कोविड पैंडेमिक को मैनेज किया था वो सही नहीं था, जिसके वजह से चाइना बच गया, एंड दैट इज ट्रम्प्स वर्ड, एंड
the understanding is the other countries had to face a lot of loss. तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये दो मेजर रीजंस दी हैं टू एग्जिट फ्रॉम डब्ल्यूएचओ. अगले साल जनवरी में एग्जिट हो जाएगा यूएस का, जिसके वजह से कई कंट्रीज ने कहा है कि भाई हम स्टेप अप करेंगे इन आर फंडिंग ताकि डब्ल्यूएचओ का काम जारी रहे एंड देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन डब्ल्यूएचओ इटसेल्फ. WHO रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग. ये सारे रिपोर्ट्स WHO पब्लिश करता है. अगेन WHO बहुत बार बज में आया है इस पूरे साइकिल में. लास्ट ईयर में था, इस साल में बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. इसीलिए यू शुड नो विच रिपोर्ट्स दे हैव पब्लिश्ड. गाइडलाइंस पे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, पर WHO पे आ सकता है. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज, दैट इज ऑन SCO. नाउ शंघाई कोऑपरेशन जो SCO की मीटिंग थी, अगेन 2 SCO मीटिंग्स थी, हम उस पर भी बात करेंगे क्योंकि SCO का एक मीटिंग जो हुआ था वो आपका अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था और एक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था इस्लामाबाद में अक्टूबर महीने में, अक्टूबर 2024 में. ठीक है, तो 2 मीटिंग रही है SCO की इस पूरे लास्ट ईयर में. तो अगेन बज में है कंपैरेटिवली, यू शुड नो अबाउट SCO. तो 2024 के जो समिट था वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था, जहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज को लेके. इसको लेके भी काफ़ी डिबेट्स हुई थी कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, एंड उसी के कुछ दिन बाद वो रशिया गए थे. तो द मैसेजिंग वाज दैट SCO का इम्पोर्टेंस कम हो गया है. इट इज़ नॉट समथिंग दैट इंडिया वांट्स टू एंगेज एक्टिवली, एंड इट वाज दैट्स व्हाई डेलीगेटेड टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर. अब इस पर्टिकुलर डिबेट के साथ इंटरप्रिटेशन करना कि सही में हमारे लिए इम्पोर्टेंस है कि नहीं है, इट्स प्रीटी डिफिकल्ट. बट हाँ, ये चीज़ मैं हमेशा क्लास में भी कहती रहती हूँ कि SCO का जो फायदा है हमारे लिए वो बहुत लिमिटेड है. राइट, जब से हमने सेंट्रल एशिया के साथ एक अलग से समिट कर दिया है, इंडिया C5 समिट शुरू हो चुका है, तब से SCO का यूसेज या आप उसका इम्पोर्टेंस कहो वो लिमिटेड है. द ओनली थिंग दैट वी रिक्वायर फ्रॉम SCO इज द RATS, दैट इज द टेररिज्म का जो डेटाबेस है, वो चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंस रहता है हमारे लिए. एंड इस चीज़ को लेके हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दोनों समिट्स में, चाहे वो अस्ताना का समिट हो या बाद में अक्टूबर में इस्लामाबाद का समिट हो, दोनों में यही चीज़ रिपीट किया है कि भाई SCO का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है एंटी टेररिज्म की तरफ, जहाँ पे हम सब साथ में आके वी कैन एक्चुअली कॉम्बैट टेररिज्म इन दिस रीजन. The second thing that you have to understand is that SCO को वेस्टर्न मीडिया ने कई बार कंपेयर किया है एज एशियन नेटो. राइट, बहुत बार बोला है कि भाई दिस इज अ रेप्लिका और ऑल्टरनेटिव टू द वेस्टर्न नेटो, एंड इंडिया का SCO को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना वुड बी प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो. इसी वजह से what India has said that it is not anti-West, it is non-West. एंड ये कहने से भी वेस्टर्न मीडिया रुका नहीं. वेस्टर्न मीडिया कीप्स क्रिटिसाइजिंग इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन ब्रिक्स एज वेल एज SCO. ब्रिक्स हैज इट्स इंपॉर्टेंस, इट्स एन इकोनॉमिक फोरम आउट. वहाँ पे कोई स्ट्रैटेजिक एलिमेंट नहीं है जो कि आपका SCO में दिखता है. हो सकता है इस पर्टिकुलर रीजन के वजह से इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है एट द प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल अस्ताना कजाकिस्तान वाले समिट में नहीं दिखा है. इंस्टेड आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैड गॉन. तो वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज उन्होंने प्रेजेंट किया था, जहाँ पे टेररिज्म को लेके एंड एज आई सेड एंड क्लाइमेट चेंज को लेके उन्होंने सबसे इंडिया का पर्सपेक्टिव बताया कि दिस आर द 2 मेजर थिंग्स दैट India is saying that the countries in SCO should look into. अब जो समिट था उनका जो हाइलाइट्स है, एक है हमारा बेलारूस बनता है 10th मेंबर स्टेट. सो यू शुड नो दैट which are the members of SCO right now. And बेलारूस के आने का मतलब क्या है? Why is Belarus is such an important signaling? टेक आउट द मैप राइट नाउ, एटलस निकालो, एटलस के साथ देखो बेलारूस का पोजीशन क्या है. बेलारूस एक बहुत
बड़ा सपोर्टर है रशिया का, इतना बड़ा सपोर्टर है जैसे कि एक समय पे कनाडा था यूएस के लिए। बेलारूस रशिया के लिए कुछ भी कर सकता है और रशिया बेलारूस के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड बेलारूस का एससीओ में आना मतलब कहीं ना कहीं एससीओ भी टिल्ट कर चुका है रशिया की तरफ, ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज वेयर द सिग्नलिंग टू द वेस्टर्न कंट्रीज इज दैट इट इज टेकिंग दैट एंटी वेस्ट साइड, विद बेलारूस एंटरिंग द बैलेंस इज गोइंग टूवर्ड्स रशियाज साइड। तो ये जो सिग्नलिंग है, एक तरफ हमें ये भी इंश्योर करना है कि रशिया और बेलारूस के साथ वी मेंटेन गुड रिलेशंस, राइट। तो बायलैटरल रिलेशंस को इंश्योर करने के लिए वी काइंड ऑफ कंटिन्यू टू मीट देम एंड एससीओ को इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम आउटराइटली इसको इतना वी डू नॉट वांट टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस आल्सो, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू सी दैट शिफ्ट हैपनिंग वेयर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वेंट। उसके अलावा अस्ताना डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है, बहुत ही डाइल्यूटेड डिक्लेरेशन था जहां पे 25 अग्रीमेंट्स किए गए हैं एनर्जी, सिक्योरिटी, ट्रेड, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे, वेरी डाइल्यूटेड, वेर इन कोऑपरेशन एंड कमिंग टुगेदर, डेटा शेयरिंग एंड ऑल ऑफ दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट। नथिंग दैट कुड गिव इट दैट एज हैज बीन साइंड इन द अस्ताना डिक्लेरेशन। उसके साथ साथ मेक इन इंडिया को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। पुतिन ने खुद मेक इन इंडिया के बारे में मेंशन किया था, जिसके बारे में ही सेड कि वी शुड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, एंड साथ में ही ऑल्सो सेड दैट द अदर कंट्रीज शुड हैव देयर ओन इनिशिएटिव्स जहां पे ये इंजन बन सकता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का। अपार्ट फ्रॉम दैट एज आई सेड कि भाई टेररिज्म को लेके भी बात हुआ था, काउंटर टेररिज्म को लेके, विच इज व्हाट वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन बिकॉज दिस गिव्स अस अ डेटाबेस ऑफ टेररिस्ट। क्लास में हमेशा कोई ना कोई पूछता है कि क्या पाकिस्तान के जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं उनके डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस में? नहीं है, क्योंकि चाइना और रशिया कभी भी ये नहीं करने देंगे। बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि देर आर अदर इंटरनेशनल टेररिस्ट जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ हैं। It is not just Pakistan, there are multiple other terrorist organizations, and this is what we are currently getting access to, right? That's where our terrorism wala push goes in. International terrorism का database जो RATS के पास है। आते हैं एससीओ के बारे में, एंड अगेन बेसिक थिंग है, इट वाज 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम परमानेंट मेंबर्स। 2001 में जब उज्बेकिस्तान ज्वाइन करता है तब इसको एससीओ बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप एंड नेबरली रिलेशंस बनाने का, इफेक्टिव कोऑपरेशन है एंड पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। सो दिस इज व्हाट एससीओ इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट लेट्स कम डाउन टू CAC, दैट इज कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। इंडिया ने 86th सेशन में पार्टिसिपेट किया था और 86th सेशन में इंडिया की तरफ से हमारे CEO ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के CEO रिप्रेजेंट किए थे। एंड इस पर्टिकुलर सेशन में इंडिया ने 3 पॉइंट्स बोला है। एक, इंडिया हैज स्ट्रांगली सपोर्टेड द एडवांसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड development for various spices including small cardamom, turmeric and vanilla. इंडिया ने जो स्टैंडर्ड्स प्रोग्रेस कर रहे हैं फॉर नेम्ड वेजिटेबल्स, गाइडलाइंस फॉर कंट्रोलिंग द शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग E. coli and the safe use and reuse of water in food production and processing, इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को बैक किया है। इंडिया हैज ऑल्सो चैंपियन द प्रपोजल फॉर डेवलपिंग कोडेक्स गाइडेंस on food safety considerations related to the use of recycled materials in food packaging. So this is the contribution of India in the session 86 session जो चल रहा है। कोडेक्स के बारे में अगर देखें तो कोडेक्स इज एन इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी जो कि जॉइंटली एस्टैब्लिश किया गया था FAO और WHO के साथ में उन्होंने किया था 1963 में, जहां पे उनका जो मिशन है वो है टू डेवलप एंड हार्मोनाइज फूड स्टैंडर्ड्स एट द ग्लोबल लेवल। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 189 कोडेक्स मेंबर्स हैं। इंडिया बिकेम अ मेंबर इन 1964। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डेवलप एंड अडॉप्ट इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, दैट इज कोडेक्स स्टैंडर्ड्स, इंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, फैसिलिटेट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी ब्रीफ अबाउट कोडेक्स।
उसके 3 मैंडेट्स हैं. एक है प्रोटेक्ट, इंश्योर एंड प्रमोट. प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स, इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, promote coordination of all food standard work. Right? What is important is FAO and WHO का joint establishment है कोडेक्स. आते हैं नेक्स्ट न्यूज. एक्सक्यूज मी. ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट पे आते हैं. अब यू विल बी कमिंग एंड सेइंग कि यार ये क्या इतना इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया का मेंशन किया गया है एंड ये जो अलायंस है ये इंडोनेशिया ने जब G20 बाली में हुआ था, इंडिया के G20 समिट के पहले बाली में हुआ था, राइट. उस समय पे ये अलायंस लॉन्च किया गया था एंड धीरे धीरे मेनी कंट्रीज हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इट. जहां पे जो रिपोर्ट आया था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024, वहां पे ये एक बात की गई है कि जो इंडिया में वेस्ट बंगाल होल्ड्स द लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया फॉलोड बाय गुजरात, लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात. बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो मैंग्रोव इकोसिस्टम्स ऑफ इंडिया हैव परहैप्स द हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी कंट्री विद अ टोटल ऑफ 5746 स्पीसीज. Critically endangered and vulnerable mangroves, natural mangrove forests on the southern Indian coast are critically endangered, particularly in the Lakshadweep and Tamil Nadu area. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात की गई है कि जो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम, मिष्टी जिसे कहा जाता है, उस प्रोग्राम के बारे में बात की गई है जो कि ऑगमेंट करता है मैंग्रोव कवर बाय प्लांटिंग मोर मैंग्रोव्स अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज. सो ये हाइलाइट्स मेंशन किए गए हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में. एंड अगेन, when was this alliance coming into place? It came into place in G20, which was G20 Bali. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. FAO के बारे में क्यों था न्यूज? FAO का स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024 जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है. रिपोर्ट में डिफॉरेस्टेशन रेट डिक्लाइन टू 10.2 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर इन 2015 to 2020. From 15.8 million per year in 1919 to 2000. Non-timber forest products support livelihoods of about 275 million people. India ranked 3rd for average annual net gain in forest area from 2010 to 2020. उसके अलावा रशिया, ब्राजील, कनाडा, US and China account for 54% of the global forest area in descending order. So right, this is an important news. इंडिया वाला अगेन इंपॉर्टेंट है. ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2024, ये FAO करता है, राइट. सो अगेन दीज आर द क्रिटिकल थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. FAO के बारे में बात करें तो अगेन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट. इट इज द ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN. मैंडेट क्या है? इंप्रूव न्यूट्रिशन, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल पॉपुलेशंस. हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? रोम, इटली में है. रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एज आई सेड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मेक मार्केट्स एंड स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड. तो ये आपके रिपोर्ट्स है. तो अगेन शॉर्ट फॉर्म्स आर देयर. सोफो है, सोफिया है, सोको है एंड सोफी है. तो इसको थोड़ा सा याद करने में आसानी रहेगा. यू कैन गेट द एक्रोनिम्स रेडी. आते हैं बिम्स्टेक पे. बिम्स्टेक का फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट हुआ था. I want to get your attention to the word retreat. Retreat is not summit because last year first foreign ministers summit of BIMSTEC took place. But this is a retreat जो कि ये second time हो रहा है. It is the second foreign ministers retreat. ठीक है? Because रिट्रीट में क्या होता है? सिर्फ डिस्कशंस होती हैं, कोई भी मेजर MOU पे नहीं बात होती है, जस्ट बातचीत होगी. ऑन द अदर हैंड जब समिट होता है वहां पे कोई ना कोई MOU या उसका कोई डिक्लेरेशन होगा. तो लास्ट ईयर ऑल्सो सॉ द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर्स समिट of BIMSTEC, but right now we are talking about the foreign ministers retreat. Retreat is just basically जहां पे ये मिलते हैं and एक
पहला लेयर ऑफ डिस्कशन करते हैं ताकि समिट के समय पे एक प्रॉपर एमओयू साइन किया जाए। तो ये सेकेंड रिट्रीट था बिम्स्टेक का, एंड ये अगेन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि फरवरी 2024 में आपने देखा होगा कि बिम्स्टेक का चार्टर साइन हुआ था। सो चार्टर साइनिंग के बाद ये पहला रिट्रीट था, पहला मीटिंग था जहां पे सारे कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स आके दे वर बेसिकली टॉकिंग कि किस तरीके से चार्टर के बेसिस में कौन सा एमओयू पे काम कर सकते हैं। ठीक है, so it was a retreat which began in Bangkok, and India calls for cooperation on counter terrorism and drug trafficking। ये दो टॉपिक इंडिया ने छेड़ा था बातचीत करने में। ठीक है, तो बिम्स्टेक के बारे में अगर you already know who are the major countries who are members of it, बिम्स्टेक brings this is again important, ASEAN and SAARC together, राइट। आसियान के कौन मेंबर्स हैं यहाँ पे? आपका म्यांमार एंड थाईलैंड एंड सार के अगेन हम बात करें तो आपका भूटान, नेपाल, ये सारी चीजें आपके तो दैट हैज बीन नेपाल, बांग्लादेश, they are all part of BIMSTEC. Now, BIMSTEC was created long back, but in 2019, it was seen that BIMSTEC is the one that's going to replace SAARC, and India was basically pushing the idea of BIMSTEC to, kind of come into picture. अब यहाँ पे I'm going to get some current affairs also related. बांग्लादेश में जो भी केयर टेकर हैं मोहम्मद यूनुस, वो चाहते हैं सार्क का रिवाइवल। तो ही इज सेइंग दैट सार्क का रिवाइवल भी हो जाए, सार्क भी रहे और बिम्स्टेक भी रहे, बट इंडियाज ओपिनियन हैज बीन स्टेडफास्ट इन इट कि भाई जब तक पाकिस्तान अपना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं रोकेगा, इंडिया इंगेज नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, इट इज बिम्स्टेक दैट हैज द पोटेंशियल, बिम्स्टेक दैट कैन पुश more economic growth as a unit in this area. ठीक है, so that is about BIMSTEC. नेक्स्ट अगर आते हैं रिट्रीट के बारे में, तो रिट्रीट में क्या क्या बातें हुई थी उस पर आते हैं। तो एक हुआ था कि भाई लॉन्ग स्टैंडिंग जो गोल्स है, कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उस पे सारी बातें हुई है। उसके साथ साथ म्यांमार में जो चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, उसको लेके बात हुई है और बोला गया है कि भाई जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स रुकी गई हैं उसको कैसे और तेजी से कंप्लीट किया जाए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की गई है, स्पेशली जो रिफ्यूजीज हैं, चाहे वो आप रोहिंग्यास की बात करो या जो बहुत सारे जो म्यांमार से आए हैं मिजोरम में, उनके बारे में दैट वाज आल्सो डिस्कस्ड। म्यांमार के क्राइसिस में इंडिया ने एक कॉशियस स्टैंड लिया है कि भाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि बॉर्डर्स पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट ना हो, इंडिया के कोई स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे कुछ हार्म ना हो, एंड म्यांमार का सिविल वॉर में जो भी स्टेक होल्डर्स है दे शुड कम टुगेदर एंड हैव दिस कन्वर्सेशन. India continues to cooperate on countering transnational crimes such as cybercrime, narcotics and illegal arms. So these were the highlights of the retreat. आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो है वर्ल्ड बैंक. राइट, तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज किया था, द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन. अब रिपोर्ट के बारे में क्या है कि एजुकेशन जो है वो ओवरलुक हो जाता है जब भी कोई हम क्लाइमेट पॉलिसी एजेंडा बनाते हैं. एंड एडुकेशन की अगर हम बात करें तो इफ़ यू आर नॉट एडुकेटिंग द फिशरमैन एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगा कैसे. तो इसी को लेके दे बेसिकली टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. दे टॉक्ड अबाउट कि भाई जो इंक्रीजिंग फूड इनसिक्योरिटी है उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, क्योंकि जितना फूड इनसिक्योरिटी होगा उतने बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको जॉब्स में लगा लेंगे, एंड दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट द एजुकेशन लेवल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज ऑफकोर्स डिसप्रोपोर्शनेट हार्म जो होने वाला है जो वुमेन या गर्ल्स को होगा, बिकॉज द गर्ल्स वुड बी मैरिड ऑफ अर्ली या दे विल बी facing violence much more because of poverty, and poverty why? Because of climate change, जहाँ पे food insecurity या आपका जो habitat है उसका problems आने वाली हैं. So rising temperature negatively impacts learning outcomes. Now ये जो topic है, what I want from you is to write an essay on it. ठीक है,
what I want from you is to write an essay, because ये टॉपिक परफेक्ट है एक essay में आप पूछे जाने के लिए। हर बार आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिम्स या मेंस में डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता है, बट ऐसे रिपोर्ट के बेसिस पे आपको एक थीम पकड़ के पूछा जा सकता है essay में, जहां पे बोला जाए कि भाई एडुकेशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लिखिए। So when you are reading this thing, why don't you try writing an essay wherein you can talk about how it is impacting education and what should be done as part of the climate change policy या agenda, right? Something the countries are overlooking. You can write an essay on it. इससे क्या होगा कि आप दोनों चीजों को, जैसे आर्ग्यूमेंट का फ्लो है, you will get to know, साथ में you are going to get the current affairs as a part of your essay. So again, do try to write it. You will see how ऐसे न्यूज पे भी essays आते हैं, हमेशा philosophical questions नहीं आते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे आते हैं, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस के ऊपर रिपोर्ट किया है। बेसिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स, जहां पे आज के दिन पे पॉपुलैरिटी है फिनफ्लुएंसर्स पे। अगेन इट्स अ टॉपिक विच इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्टिवली परस्यूइंग, क्योंकि जो यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं, जिसके वजह से लोग उनकी बस 10 सेकंड की रील को देख के पैसा इधर उधर डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में, यहाँ पे वहाँ पे, एंड देन लीडिंग टू अ लॉस, दिस देन बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो इसी वजह से चाहे आप गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की बात करो या WEF की बात करो, दे हैव बेसिकली इन दिस रिपोर्ट टॉक्ड अबाउट कि जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वेर इन पीपल कैन गो एंड फेस टू फेस अंडरस्टैंड वेयर दे आर पुटिंग देयर मनी इन, राइट? सो दैट इज व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए अमिड्स द राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। रिपोर्ट का क्या है हाइलाइट्स? इंक्लूसिव कंटेंट पे बात किया गया है, इंगेजिंग कंटेंट बनाओ, रिस्क एसोसिएटेड विद फिनफ्लुएंसर्स एडवाइस, इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स वेलबींग, ये चारों चीजें हाईलाइट की गई हैं रिपोर्ट पे। नेक्स्ट आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर। तो ADB ने 240.5 मिलियन USD का लोन दिया है फॉर रूफटॉप सोलर सिस्टम्स इन इंडिया। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अप्रूव भी किया गया है, जहां पे 75 करोड़ के आसपास दिया जाएगा 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रूफटॉप सोलर सेटअप। As of March 2024, इंडिया के पास 11.87 गीगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है, जो कि इंडिया अब बढ़ाने पे बात कर रहा है। ठीक है, so it's a loan that we have got from ADB. It's a multilateral development bank. Headquarters are in Manila, Philippines, right? And this loan is again going to push India towards renewable energy, and it also comes in support of International Solar Alliance, जहाँ पे सन एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इंडिया ने बार बार बोला है कंट्रीज को साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन करने के लिए। एंड इंडिया ये लोन लेके अंडर द प्रधानमंत्री योजना इज ट्राइंग टू बेसिकली ट्रांजिशन इनटू मोर एंड मोर रूफटॉप सोलर एनर्जी सेटअप्स। आते हैं IMF के ऊपर। रिसेंटली IMF ने एक वर्किंग पेपर रिलीज किया है टाइटल्ड एडवांसिंग इंडियाज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर। ठीक है, जो कि इंडियाज ग्रोथ और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में बात किया है एंड सजेशन भी दिया है। हाइलाइट्स क्या है? सेक्टोरल इम्बैलेंसेस, कि भाई रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट आउटपुट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम ओवर 40% इन 1980 टू 15%। ठीक है, तो ये जो आउटपुट डिक्लाइन किया है, इट बेसिकली मीन्स इंडिया इज लुकिंग फॉर फूड आइटम्स, फूड सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, विच इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। सेकेंड है अनइवन टेक अडॉप्शन बाय इंडस्ट्रीज। कई इंडस्ट्रीज अभी तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है, जहां पे इसी वजह से यू डू नॉट सी द इम्प्रूवमेंट इन आउटपुट। And India needs to create about 143 to 324 million jobs for its growing population by 2050. ये एक working paper है. So again, you should know what is IMF. With that, we are going to come to an end to this episode. Again, as I said, important क्या है? India specific international organizations या UN related. कुछ चीजें यहाँ पे again you should just know the report. इंडिया के बारे में क्या कहा गया है and
जो थीम्स हैं उसको अगर आप अपने नोट्स में लिखोगे तो आपका नोट्स काफी इनरिच्ड रहेगा। चलिए इसी के साथ लेट मी एंड दिस एपिसोड। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय। Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline, hoya online, we are the lifeline.